Good morning, all of you. Welcome to the BR Stopper. So, from now onwards, we are going to start a series of your textbook English for Empowerment for the students of BA third semester as per the syllabus of Punjab University. And in this particular video, we will be starting the first poem of your syllabus, that is Ode to Autumn. ठीक है, तो पोयम का नाम है ओड टू ऑटम। मतलब क्या है? ऑटम सीजन के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है पोएट ने। एंड पोएट का नाम है जॉन कीट्स। ये आपने जरूर से याद रखना है। द नेम ऑफ पोयम इज ओड टू ऑटम। इसको हम कह सकते हैं म्यूजिक ऑफ ऑटम, कि ऑटम सीजन के बारे में सेलिब्रेट किया है पोएट ने, एक्सप्लेन किया है या डिस्क्राइब किया है इस पोयम में। और ऑटम को कि ऑटम के संगीत के बारे में, पतझड़ का जो मौसम होता है उसके संगीत को इसमें लिखा है कि पतझड़ का भी एक अपना म्यूजिक होता है। ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है ओड टू ऑटम का। एंड इट हैज बीन रिटन बाय द पोएट जॉन कीट्स। ठीक है, स्टार्ट करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ, देन वी विल डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। फाइन। तो एक्सप्लेनेशन से पहले हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, सो दैट वी हैव अ आइडिया अबाउट विच द पोयम इज, या एक इसका जो थीम या सेंट्रल आइडिया है वो हमें पहले पता होना चाहिए कि पोयम किस बारे में है। फाइन। तो ये जो पोयम है ओड टू ऑटम, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोयम्स रिटन बाय जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स की बहुत ही फाइनेस्ट पोयम्स में से ये एक है। The poem celebrates the beauty of the autumn by personifying autumn in various forms. अब यहाँ पे पोएट ने या पोयम में क्या है, ऑटम सीजन की ब्यूटी को पोएट ने डिस्क्राइब किया है। ऑटम सीजन जो पतझड़ का मौसम होता है उसकी भी अपनी एक ब्यूटी है, ऐसा पोएट का मानना है। और वो इस ब्यूटी को सेलिब्रेट करते हैं बाय पर्सोनिफाइंग ऑटम इन वेरियस फॉर्म्स। तो इसकी जो ब्यूटी है पतझड़ के मौसम की, उसको पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है? पर्सोनिफाई करके। पर्सोनिफाई का क्या मतलब होता है? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग में ह्यूमन क्वालिटीज को रेफर करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं पर्सोनिफाई किया है। तो पर्सोनिफाई किया है ऑटम सीजन को बहुत अलग अलग तरह से ह्यूमन क्वालिटीज के साथ में उसको शो किया है, कि मतलब मौसम तो पतझड़ का है, एक नॉन लिविंग थिंग है वैसे, ठीक है, लेकिन उसको ह्यूमन बीइंग की तरह एसोसिएट करके शो किया है पोयम में। दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है कि पर्सोनिफाई किया है ऑटम सीजन को इन वेरियस फॉर्म्स। On a higher level, it deals with the idea of the cycle of seasons, which reminds us of the human cycle of birth, death and rebirth. तो यहाँ पे एक आइडिया साइकिल ऑफ सीजन्स का भी हमें मिलेगा, कि कैसे जैसे 4 सीजन होते हैं ना हमारे, गर्मी होती है, सर्दी होती है, और बसंत का मौसम होता है, स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, फिर ऑटम सीजन होता है, पतझड़ का मौसम। ठीक है, तो ये जो सीजन्स है ना, ये साइक्लिक वे में चलते रहते हैं। और इसको बताने के लिए, मतलब इसको ना सीजन से जो है, सीजन से एक्चुअली पोएट ने ह्यूमन साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ को डिनोट किया है। ठीक है, तो ये जो आइडिया है साइकिल ऑफ सीजन्स का, इसके जरिए पोएट क्या बताना चाहते हैं, हमें जो ह्यूमन साइकिल है बर्थ की, पहले जन्म होता है, फिर मृत्यु, देन रीबर्थ होता है इंसान का, उसको डिनोट किया है साइकिल ऑफ सीजन्स के थ्रू। 3 स्टैंजाज हैं इस पोयम में। हालांकि मैंने इसको स्टैंजा वाइज नहीं लिखा, वो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पोयम की करने की कोशिश की है, सो दैट कि आपको इजीली एक एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टैंजा है पोयम का, द पोएट व्यूज ऑटम एज अ सीजन ऑफ प्लेंटी। यहाँ पे पोएट ऑटम सीजन को एज अ सीजन ऑफ प्लेंटी की तरह देखते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें मिलेगी। यहाँ पे राइप फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स, राइपनेस कह सकते हैं, प्लेंटीफुल है यहाँ पे हर चीज, फ्रूटफुलनेस होती है इस सीजन में। सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने पर्सोनिफाई किया है ऑटम सीजन को टू रेफर वेरियस एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द सीजन। बहुत सारी एक्टिविटीज करते हुए पर्सोनिफाई किया है ऑटम सीजन को सेकेंड स्टैंजा में। देन थर्ड और लास्ट स्टैंजा जो है, ही मेक्स अस अवेयर ऑफ द कोल्ड बेयर डेज अहेड। फाइनली वो जो आने वाले कोल्ड बेयर डेज हैं, क्योंकि पतझड़ के बाद सर्दियों का मौसम आता है, उसके बारे में पोएट अवेयर करते हैं।
A sense of sadness at the end of the year is muted by the thought of acceptance of life as it is. ये जो सेंस ऑफ सैडनेस है एंड ऑफ ईयर की, ये हमें ये शो करता है कि लाइफ ऐसी ही है, जिस और इसको हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, बिकॉज ये सब जो है साइक्लिक वे में चलता रहता है। पतझड़ के बाद सर्दियां आती हैं, सर्दियों के बाद फिर स्प्रिंग सीजन आता है, फिर गर्मी आती है, फिर पतझड़ का मौसम आता है। ठीक है, तो ये साइक्लिक वे में चलता है। ऐसे ही इंसान का बर्थ होता है, डेथ होता है, फिर रीबर्थ होता है। ये सब एक साइक्लिक मैनर में यूनिवर्स में हमारे चलता रहता है, और दैट इज लाइफ। और इसको हमें एक्सेप्ट भी करना होगा, बिकॉज इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। एंड यही इसमें एक्चुअली पोएट ने शो करना चाहा है। ठीक है, पोएम को समझेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इफ यू वांट टू बाय द नोट्स of your complete textbook for BA third semester students, you can contact me on this WhatsApp number which is given on your screen 7526827483। ठीक है, तो इस पे कांटेक्ट करके आप PDF नोट्स बाय कर सकते हो। फाइन, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। फर्स्ट लाइन है, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या शो किया है, मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, सीजन ऑफ प्लेंटी बताया है। प्लेंटीफुलनेस या फ्रूटफुलनेस का सीजन, ऑटम सीजन को पोएट ने डिस्क्राइब किया है फर्स्ट स्टैंजा में। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है, इसमें लिखा है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो मिस्ट का तो मतलब होता है धुंध। सर्दियों में जैसे धुंध पड़ती है, तो क्योंकि ये जो सीजन होता है ना, ऑटम सीजन, ये विंटर से जस्ट पहले आता है। विंटर के स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, ऑटम सीजन आता है, पतझड़ का मौसम आता है, उसके बाद विंटर सीजन आता है। तो विंटर से पहले धुंध जो पड़नी स्टार्ट हो जाती है ऑटम सीजन में। ठीक है, तो इसीलिए बोला है सीजन ऑफ मिस्ट है। एक तो इस सीजन में सुबह के टाइम धुंध पड़ती है, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मेलो फ्रूटफुलनेस का मतलब फुल्ली राइप्ड फ्रूट्स का ये सीजन होता है। बहुत सारे फ्रूट्स इस सीजन में पक जाते हैं। John Keats presents the autumn season as the season of mist, धुंध का सीजन, और ripe fruits का सीजन as different kinds of fruits ripe in this season। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatched eaves run। यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि ऑटम सीजन जो है वो क्लोज बॉसम फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है मैच्योरिंग सन का। मैच्योरिंग सन वर्ड इसलिए यूज किया है बिकॉज सनलाइट से क्या है, फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं। सन अपनी लाइट प्रोवाइड करता है, तो उससे फ्रूट्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं या राइप हो जाते हैं। कंस्पायरिंग विद हिम, कंस्पायर करने का क्या मतलब होता है, कुछ एक साथ प्लान करना। कई बार हम प्लान करते हैं ना, कोई चीज किसी को सरप्राइज देने के लिए हो, या साथ में मिलकर कुछ प्लान करते हैं, दैट इज कंस्पायर। वैसे इसका नेगेटिव मीनिंग होता है षड्यंत्र रचना, पर यहाँ पे इसको पॉजिटिव वे में यूज किया है। प्लान करता है टुगेदर। ऑटम, ऑटम जो है वो सन के साथ में कंस्पायर करता है कि हमें फलों से कैसे पेड़ों को लादना है। ठीक है, तो हमें किस तरह से, हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैस्ट ईव्स रन। तो किस तरह से हम पेड़ों को फलों से लाद सकते हैं, भर सकते हैं, ये प्लानिंग करता है ऑटम सीजन सन के साथ मिलके। विद फ्रूट्स द वाइन, वाइन्स होता है बेलें, ग्रेप्स किस तरह से हमें लोड करने हैं, तो सन जो है वो हेल्प करता है, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स हैं। कौन कौन, ऑटम सीजन और सन, ये दोनों फ्रेंड्स हैं एंड क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो ये प्लान करते हैं कि फ्रूट्स को किस तरह से हमें राइप करना है, और पेड़ों को सभी को फलों से, फूलों से भरना है। विद फ्रूट द वाइन्स, और जो छतें होती है ना, जैसे कच्चे घर होते हैं तो उनमें जो छत होती है वो सूखी घास की जो छत होती है, हैश ईव्स रन लिखा है ना यहाँ पे, उसके ऊपर जो बेल होती है अंगूर की, उसमें अंगूरों को किस तरह से हमें लटकाना है। ठीक है, तो ये कॉन्स्पायर करते हैं दोनों, ऑटम सीजन और सन।
सो इट सीम्स दैट द सन एंड ऑटम सीजन आर क्लोज फ्रेंड्स। तो ऐसा लगता है कि सन और ऑटम सीजन दोनों ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। एज द सन राइपन्स द फ्रूट्स विद इट्स सनलाइट एंड कोऑपरेट्स द ऑटम सीजन इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो सनलाइट से सन फ्रूट्स को राइप करता है और ऑटम सीजन की फ्रूट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है। The vines that run round the edges of the thatched roofs get loaded with grapes during autumn। और इस सीजन में क्या है, जो बेलें होती हैं छतों के ऊपर से जो चल रही होती हैं, that run round the edges of thatched roofs, जो कच्चे घरों की छतें होती हैं उसके ऊपर जो बेलें होती हैं अंगूरों की, वो अंगूरों से इस टाइम पे भर जाती हैं। Get loaded with grapes during autumn। क्लियर है? मैं स्लो इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि ये पोयम जो है आपको समझ में आ जाए। एंड इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट पोयम्स आई थिंक, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट पोयम है, इसको समझना थोड़ा स्लो चलेंगे तो इजीली समझ में आएगी। क्लियर? नेक्स्ट लाइन है, टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। अब एप्पल ट्रीज जो हैं, जो मोस्ट कॉटेज के पास में एप्पल ट्रीज हैं, उनको हमें कैसे बेंड करना है। बेंड कैसे होंगे, जब उनपे सेब लग जाएंगे तो वो उनकी जो टहनियां हैं वो बेंड हो जाएंगी। तो ये सब ऑटम सीजन और जो सन है ये मिलकर कॉन्स्पायर करते हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। अब अंदर तक फ्रूट्स के वो क्या भर देते हैं, राइपनेस भर देते हैं, उनको अच्छे से पका देते हैं। द एप्पल ट्रीज इन द कॉटेज गार्डन्स आर कवर्ड विद मोस। मोस क्या होता है, ये ना वैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं मोस एक्चुअली। तो ऐसा है कि पहले जैसे ये जो पेड़ थे, मोस्ट कॉटेज ट्रीज लिखा है ना यहाँ पे, मतलब वो पेड़ जिन पे अभी कोई फल नहीं थे, उनको फिर सन और ऑटम मिलके फ्रूट से भर देते हैं। ठीक है? सो द वेट ऑफ एप्पल्स मेक्स द ब्रांचेस ऑफ द एप्पल ट्रीज बेंड डाउन नियर टू द ग्राउंड। अब सन और ऑटम सीजन मिलके क्या करते हैं, इस समय में एप्पल्स को पका देते हैं। इस टाइम एप्पल से जो पेड़ है वो भर जाता है, जो कि पहले मोस्ट ट्री था, और उनकी जो ब्रांचेस हैं ट्रीज की, वो ग्राउंड के पास में बेंड हो जाती है, जमीन तक आ जाती हैं, इस तरह से बेंड हो जाती है क्योंकि वो फलों से भर जाती हैं। ऑल फ्रूट इज फिल्ड विद स्वीटनेस। अब यहाँ पे लिखा है एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। अंदर तक से, कोर से मतलब उसके अंदर तक मिठास भर देते हैं, पका देते हैं फल को। ठीक है? ऑल फ्रूट इज फिल्ड विद स्वीटनेस टू द कोर। नेक्स्ट लाइन है, टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स विद अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। देखो, स्वेल का मतलब पका देना, मोटा कर देना। और गॉड क्या होता है, जो प्लम्पी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, जैसे कद्दू हो गया, कद्दू होता है, और मेलन, वाटरमेलन, ये सब गॉड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इनको अच्छे से पका के मोटा कर देता है। प्लम्प द हेजल शेल्स, हेजल का मतलब होता है आमंड, बादाम जो होता है उसको हेजल भी बोलते हैं। कई बार जिसकी आमंड कलर की आईज होती है तो उसको हेजल आईज भी बोलते हैं। ठीक है? हेजल का मतलब आमंड, आमंड शेल्स जो होते हैं उनको प्लम्प कर देता है विद अ स्वीट कर्नल। कर्नल होता है गिरी, कि बादाम में अच्छी सी एक मीठी सी गिरी भर देता है। टू सेट बडिंग मोर, और बहुत सारे पेड़ों को फलों से, फूलों से भर देता है। ठीक है? सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। अब इस समय में फ्लावर्स को भी भर देता है पेड़ों पे। बहुत सारे फूल जो हैं वो पतझड़ के मौसम में भी खिलते हैं, जिससे बीज को क्या लगता है, ये लेटर फ्लावर्स लिखा है ना, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं वो गर्मियों में होते हैं, लेकिन लेटर फ्लावर्स का मतलब है इस समय में जो फूल होते हैं उनसे बीज को ऐसा लगता है जैसे अभी गर्मियां ही चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। ठीक है? सो द god becomes big in size. The season also ripens the hazel shells
बादाम के जो शेल्स है उनको भी पका देता है और उनमें स्वीट कर्नल फिल कर देता है। मोर एंड मोर बर्ड्स अपीयर ऑन द ट्रीज, तो पेड़ों पे और पौधों पे बहुत सारी कलियां आनी शुरू हो जाती हैं इस सीजन में, फूलों की भी और फलों की भी। देयर आर ऑल्सो मैनी लेट ऑटम फ्लावर्स, बहुत सारे लेट ऑटम फ्लावर्स होते हैं, तो उनसे क्या लगता है, द बीज कम टू सक स्वीटनेस फ्रॉम दीज फ्लावर्स, तो बीज जो हैं इन फ्लावर्स से स्वीटनेस को सक करने आती हैं। Until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. अब ये जो बीज हैं, क्योंकि इस समय भी फ्लावर्स हैं पेड़ों पे, तो उनको लगता है कि अभी भी गर्मियां चल रही हैं और ये जो है नेवर सीज, गर्मियां कभी खत्म नहीं होंगी। और फॉर समर हैज ओवरब्रेम्ड देयर क्लैमी सेल्स, तो इन जो क्लैमी सेल्स हैं स्टिकी स्टिकी, उनके जो छत्ते होते हैं वो बहुत ओवरलोडेड हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों से वो जो फलों का रस है निकाल के शहद बना रही थी, और अभी ऑटम सीजन में भी उनका ये काम कंटिन्यू रहता है और वो सोचती हैं कि ये जो सीजन है कभी खत्म होने वाला नहीं है, चलता रहेगा, और वो खुश रहती हैं। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स द बीज थिंक दैट इट इज स्टिल समर, बीज क्या सोचती हैं, अभी भी गर्मियां चल रही हैं। द बीज थिंक दैट द वार्म डेज विल नेवर कम टू एन एंड, बीज ऐसा सोचती हैं कि ये जो गर्म दिन है, वार्म डेज हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। दे कीप कलेक्टिंग हनी इन देयर हाइव्स, हाइव्स मतलब उनके छत्तों में वो हनी कलेक्ट करती रहती हैं, दे कीप कलेक्टिंग हनी, विद द रिजल्ट देयर हाइव्स आर ओवरफ्लोइंग विद इट एंड बिकम स्टिकी, तो इससे क्या होता है कि उनके जो हाइव्स होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं हनी से और स्टिकी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। गेटिंग? नेक्स्ट लाइन्स है, हु हैथ नॉट सीन थी ऑफ्ट amid thy store, sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a greenery floor। अब यहाँ से ना सेकंड स्टैंजा आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें पोएट ने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हुए पोएम ऑटम सीजन को शो किया है, पर्सोनिफाई किया है। ठीक है, तो ऑटम सीजन में ह्यूमन क्वालिटीज को इसमें लेके आए हैं पोएट, तो पर्सोनिफाई किया है ऑटम को अलग अलग तरह से, कभी कुछ बताया, कभी कोई एक्टिविटी करते हुए दिखाया है। सो यहाँ पे लिखा है, हु हैथ नॉट सीन थी ऑफ्ट अमिड थाई स्टोर, तो किसने नहीं देखा ऑटम सीजन को। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड ही सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर, कभी कभी ऑटम सीजन को हम कहाँ देख सकते हैं, केयरलेसली सिटिंग ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर, एक खेत में विनोवर की तरह केयरलेसली बैठे हुए ऑटम सीजन को देखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, देखो, विनोवर होता है एक, विनोइंग ना एक टेक्निक होती है, टूल होता है जिससे ना शेफ को ग्रेन से सेपरेट करते हैं। मतलब फसल जब कट जाती है तो उसमें से जो भूसा या तूली जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो जब सेपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं विनोइंग करना। ठीक है, तो थी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, तो एक विनोवर जो है, नेक्स्ट लाइन में एक्चुअली आएगा विनोइंग वर्ड, यहाँ पे लिखा है द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, तो जो विनोवर की फॉर्म में यहाँ पे शो किया है ऑटम सीजन को, मतलब पोएट ये कहते हैं कि ऑटम सीजन को हम देख सकते हैं एक विनोवर की तरह या फार्मर की तरह, क्योंकि विनोइंग का काम कौन करता है, फार्मर ही करता है, क्योंकि ये जो ग्रेन से तूल वगैरह जो सेपरेट करना, तो एक फार्मर को जब हम बैठे हुए देखते हैं केयरलेसली अपने ग्रेनरी के फ्लोर पे बैठे हुए देखते हैं, तो वहां पे हम ऑटम सीजन को क्लियरली देख सकते हैं या ऑटम सीजन को फील कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑटम सीजन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, ही पर्सोनिफाइज दिस सीजन इन वेरियस फॉर्म्स। टू बिगिन विथ, जॉन कीट्स पर्सोनिफाइज ऑटम एज अ विनोवर और अ फार्मर, तो फर्स्टली ऑटम सीजन को जॉन कीट्स ने पर्सोनिफाई किया है एज अ विनोवर और अ फार्मर हु इज सिटिंग केयरलेसली ऑन द फ्लोर ऑफ अ ग्रेनरी, तो अपनी ग्रेनरी के फ्लोर पे केयरलेसली एक फार्मर जैसे बैठा हुआ है, तो उसमें हम ऑटम सीजन को
देख सकते हैं। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, तो अब उससे जो हवा चल रही है उसको विनोइंग विंड यहाँ पे बताया है। एंड एज ही इज सिटिंग नियर हिज हार्वेस्ट द विनोइंग विंड लिफ्ट्स हिज हेयर सॉफ्टली, तो क्योंकि वो आराम से केयरलेसली बैठा है अपनी हार्वेस्ट के पास में, जो उसकी फसल कटी हुई है उसके पास में बैठा है, विनोइंग विंड जो है उसके बालों को थोड़ा सा मूव कर रही है, हिला रही है, सॉफ्टली उसके बालों को थोड़ा लिफ्ट कर रही है। Or on a half-reaped furrow, sound asleep, roused with the fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its twinned flowers. यहाँ पे और वर्ड है, मतलब इसके अलावा और कहाँ देखा जा सकता है ऑटम सीजन को? ऑन अ हाफ रीप्ड फरो, जो हाफ रीप्ड फरो है, जो उसने आधी उसकी कटाई कर दी है और आधा काम अभी उसका बाकी है किसान का, तो उसमें क्या है कि हाफ रिप्ड फरो है, कई बार उसको नींद आने लगती है, साउंड एस्लीप ड्राउस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, वो उसको नींद आ रही है विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। पॉपी क्या होता है? अफीम, सुना आपने? अफीम के ना फूल होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, तो उनकी जो स्मेल आती है, खुशबू आती है ना उसमें से, उससे उसको नींद आने लगती है। While thy hook spares the next swath and all its twinned flowers. While thy hook मतलब उसका जो अ, उसका मतलब जो टूल है जो उसके हाथ में, वो अभी भी उसके हाथ में है। उसका जो सिकल है, हाँ उसका टूल क्या होता है, उसका सिकल जो है जिससे वो कटाई करता है, वो अभी भी उसके हाथ में है और उसको नींद आ रही है, तो वो थोड़ा सा बीच में सो जाता है। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ, जो अभी आगे फसल उसने काटनी है, बाकी फसल अभी काटनी रहती है, लेकिन उसको बीच में क्या है, नींद आने लगती है क्योंकि बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पॉपीज की जो फ्रेग्रेंस आ रही है, आधा काम उसका हो गया है और इस टाइम वो थोड़ा थका हुआ महसूस करता है, तो वो बीच में क्या है, थोड़ा सो जाता है क्योंकि पॉपीज की जो स्मेल आ रही है उससे उसको नींद आने लगती है, उसकी खुशबू से, जब हवा चलती है तो उसकी खुशबू आ रही है। दूसरा, वो थोड़ा थक गया, आधा क्योंकि उसका काम हो चुका, लेकिन हाफ अभी बाकी है, तो वो थोड़ा सा बीच में सुस्ता लेता है, नींद ले लेता है। देन द सीजन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ रीपर, तो यहाँ पे इस स्टैंजा में इस ऑटम सीजन को एज अ रीपर डिस्क्राइब किया है पोएट ने। द टायर्ड रीपर, रीपर यहाँ पे फार्मर ही है, ठीक है, वहां पे विनोवर वर्ड यूज किया था, वो भी फार्मर के लिए क्योंकि वो विनोइंग कर रहा था, यहाँ पे रीपर वर्ड यूज किया है। द टायर्ड रीपर फील्स ड्राउजी विद द स्ट्रॉन्ग सेंट ऑफ द पॉपीज, तो जो स्ट्रॉन्ग सेंट आती है पॉपीज की, उससे वो ड्राउजी फील करता है, उसको नींद आने लगती है। With the effect of this wind, he falls asleep on a half-reaped furrow. तो आधी जो reaped furrow है, उसमें ही वो सो जाता है। His sickle is still in his hand. और उसकी जो sickle है, वो अभी भी उसके हाथ में है। Though the work is not yet finished, बेशक अभी उसका जो काम है वो फिनिश नहीं हुआ। Next swath is yet to be reaped. तो अभी और भी उसने फसल की कटाई करनी है, लेकिन बीच में वो थोड़ी सी नींद ले लेता है। इस तरह का एक सीन यहाँ पे पोएट ने क्रिएट किया है और पर्सोनिफाई किया है ऑटम सीजन को एज अ रीपर। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, तो दोस्त कीप स्टेडी thy leaden head across a brook। अब इस लाइंस में यहाँ पे लिखा है एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर। ग्लीनर क्या होता है? देखो, एक्चुअली ना यहाँ पे फार्मर को ही शो किया है। फर्स्ट जो लाइंस थी उसमें विनोवर, जो विनोइंग कर रहा है या थ्रेशिंग कर रहा है, मतलब तूड़ी सेपरेट कर रहा है अपनी ग्रेन में से। सेकेंडली हमने पढ़ा रीपर। अब इस लाइन में ग्लीनर वर्ड है। ग्लीनर का मतलब होता है गैदर करने वाला। अब फसल कट गई है, उसको जो इकट्ठा करके लेके जाता है उठा के, दैट इज ग्लीनर। दो दोस्त कीप स्टेडी थाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक। ब्रूक का मतलब एक छोटी सी नदी होता है। तो नेक्स्टली द सीजन इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्लीनर, एक ग्लीनर की तरह यहाँ पे इस ऑटम सीजन को डिस्क्राइब किया है। हु इज वॉकिंग अलोंग स्टेडीली,
बहुत ही जल्दी जल्दी वो वॉक कर रहा है, चल के जा रहा है विद अ बंडल ऑफ ग्रेन ओवर हर हेड। अब उसने अपने सिर पे क्या है, बंडल ऑफ ग्रेन उठाया हुआ है, जो उसके ही अनाज है उसने उसको सिर पे इकट्ठा करके उठाया हुआ है। यहाँ पे फीमेल को शो किया है एक्चुअली, ओवर हर हेड बैलेंसिंग हर सेल्फ वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीम। तो नदी को पार करते हुए उसके साइड बाय साइड वो चल रही है और अपने सिर के ऊपर ग्रेन का बंडल को बैलेंस करते हुए चल रही है। ठीक है, इस तरह से एक ग्लीनर की फॉर्म में पर्सोनिफाई किया है पोएट ने ऑटम सीजन को। क्लियर। नेक्स्ट है, और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक who watches the last oozings hours by hours। इस लाइन में पोएट ने एक वुमेन की तरह डिस्क्राइब किया है ऑटम सीजन को, जो कि एप्पल्स को क्रश करके उनसे सिरका बना रही है। साइडर होता है सिरका या विनेगर। सो एज अ साइडर प्रेस एक वुमेन है विद पेशेंट लुक, पेशेंटली देख रही है। द वॉचेज द लास्ट ओजिंग्स, ओजिंग होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना, जैसे मतलब गिरना, बूंद बूंद करके गिरना, आवर्स बाय आवर्स, उसको देखती जा रही है। इस तरह की एक वुमेन की तरह डिस्क्राइब किया है ऑटम सीजन को। So finally, the autumn season is described as a woman engaged in the crushing of ripe apples। तो जो पके हुए सेब हैं, इनकी क्रशिंग कर रही है, इनको पीस के इनका जूस निकाल रही है इन द वुडन प्रेस टू ऑब्टेन दिस जूस टू फॉर्म साइडर। इनका जूस बना निकाल रही है ताकि वो साइडर बना सके, सिरका बना सके। द वुमन सिट्स बाय द साइडर प्रेस, साइडर प्रेस के साइड में वो बैठी है। वॉचिंग पेशेंटली, बहुत ही पेशेंटली, कामली वो जूस को निकलते हुए देख रही है। क्या देख रही है? द एप्पल जूस फ्लोइंग आउट ऑफ द प्रेस ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये ओजिंग्स जो वर्ड है ना, इसका मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप जो जूस गिर रहा है उसको वो देख रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, हाँ वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, तो हैज थाई म्यूजिक टू। देखो, ऑटम सीजन के बारे में ये पोएम है। ऑटम सीजन चल रहा है, पोइट को क्या है, सडनली ना स्प्रिंग की याद आ जाती है, जो बसंत ऋतु होता है। उसको हम मानते हैं मेनली फ्लावर्स वाला सीजन होता है। उसकी याद आ जाती है कि स्प्रिंग के सॉन्ग्स कहाँ हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, जो ऑटम सीजन है इसके पास भी अपना म्यूजिक है, तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाता है। The poet says that he is suddenly reminded of the sweet songs and music of the spring season। पोएट कहता है कि सडनली उसको क्या याद आ जाता है, जो स्वीट सॉन्ग्स होते हैं और म्यूजिक होता है स्प्रिंग सीजन का। He asked for those sweet musical songs of the spring he is reminded of, but his inner voice satisfies the search of the poet। लेकिन उसके अंदर से फिर आवाज आती है, now he does not ask for the song of spring। तो फिर वो स्प्रिंग के सॉन्ग के लिए नहीं पूछता। he finds enough music and beauty in autumn season itself। वो कहता है कि ऑटम सीजन में अपना म्यूजिक और अपनी बहुत ब्यूटी है, तो स्प्रिंग के सॉन्ग्स की अब उसको जरूरत नहीं है। While barred clouds bloom the soft dying day, कहाँ कहाँ पे उसको म्यूजिक दिखता है ऑटम सीजन का? इन द लाइट ऑफ द सेटिंग सन, सन जब सेट होता है तो उसकी जो लाइट पड़ती है, ही सीज बार्स ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई। उस टाइम उसको जो बार्स ऑफ क्लाउड्स दिखाई देते हैं, उसमें भी वो बस ये जो ऑटम सीजन है, पतझड़ के मौसम के सॉन्ग को फील कर सकता है, इसकी ब्यूटी को देख सकता है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू। स्टबल प्लेन्स जो होते हैं, स्टबल का मतलब स्टबल होता है फसल काटने के बाद जो पराली बचती है, तो वो जो प्लेन्स हैं, दीज आर टच्ड बाय अ रोजी लाइट। उनके ऊपर एक रोजी पिंकिश लाइट पड़ रही है, सनलाइट। उसमें भी हम ऑटम सीजन की ब्यूटी को फील कर सकते हैं। देन इन अ वेलफिल क्वाइट द स्मॉल नेट्स मोन among the river shallows, borne aloft or sinking as the light wind lives or dies। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बिकॉज यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है जैसे वेलफुल क्वायर। वेलफुल क्वायर का मतलब होता है ग्रुप पे जैसे सैड सॉन्ग गाते हैं ग्रुप में बैठ के,
कोई दुख भरा गीत गाना इज वेलफुल क्वाइट द स्मॉल नेट्स। नेट्स का मतलब वाइल्ड फ्लाइज होती हैं, जैसे कि मच्छर हो गया, इस तरह के जो छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े होते हैं, दीज आर कॉल्ड नेट्स। मोर, नेट्स मोर, इसका मतलब होता है दुख मनाना या शोक करना, इस मोर्न। अमंग द रिवर सैलोस, सैलो का मतलब है जो नदी के पास में छोटी कांटों वाली जो झाड़ियां होती हैं, थॉर्नी बुशेस होती हैं नदी के किनारे पे, दीज आर रिवर सैलोस। born aloft और sinking as the light wind lives और dies। यहाँ पे lives और dies का मतलब आवाज से रिलेटेड है, कभी आवाज ऊंची आती है, कभी कम आती है। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझेंगे हम। अभी मैंने आपको वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं बिकॉज इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स थे। द पोएट ऑल्सो hears the sad notes of small gnats। यहाँ पे ऑटम सीजन में पोएट को क्या सुनाई देते हैं? सैड नोट्स, बहुत ही थोड़े दुख भरे गाने सुनाई देते हैं। स्मॉल नेट्स के जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं, उसको ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई दुख भरा गीत गा रहे हों। द नेट्स फ्लाई अबाउट अमंग द shrubs नियर द रिवर साइड। अब ये जो मच्छर होते हैं ना, इस तरह के नेट्स होते हैं, ये हमें ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? रिवर साइड पे जो थॉर्नी बुशेस होती हैं, श्रब्स होते हैं, वहां पे हमें ये मिलते हैं। और उधर ये मौन करते हैं, इस तरह के ये गाने गाते हैं, ऐसा लगता है सैड सॉन्ग गा रहे हैं। मतलब इनकी जो आवाज होती है वो थोड़ी सैड सॉन्ग जैसी पोइट को लगती है। With the currents of the wind, the sound of the songs of gnats rise और sink। तो winds की जो currents होते हैं, हवा के बहाव के साथ साथ इनका जो सॉन्ग है पोएट को किस तरह से सुनाई देता है? कभी थोड़ा ज्यादा सुनाई देता है राइज करता हुआ, और कभी थोड़ा कम सुनाई देता है, जैसे थोड़ा आवाज कम हो गई है। तो यहाँ पे लिखा है ना, लाइट विंड लिव्स और डाइज, तो कभी राइज करता है, कभी सिंक करता है। ठीक है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बोन। देखो, लैम्प तो होता है शीप का बच्चा, भेड़ का जो बच्चा होता है छोटा, उसको बोलते हैं लैम्प। लेकिन यहाँ पे फुल ग्रोन लैम्प लिखा है, मतलब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, वो शीप बन चुका है। लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बोन, वो बहुत ही तेज अब बोलता है। ब्लीड का मतलब भेड़ की आवाज होती है, तो वो लाउडली ब्लीड करता है फ्रॉम द हिली बोन। ये बॉन का मतलब यहाँ पे किनारा होता है, तो पहाड़ का जो किनारा सा है वहां पे खड़ा होके एक भेड़ जो है वो लाउडली ब्लीड करता है, बोलता है, या क्राई की फॉर्म में बोलता है, मतलब ये समझ लो क्राई होता है वैसे इसका मतलब। सो पोएट को क्या और क्या सुनाई देता है ऑटम सीजन में? द ब्लीटिंग साउंड ऑफ फुल ग्रोन लैम्प्स। ब्लीटिंग साउंड है, उनके बोलने की आवाज है भेड़ की। फुल ग्रोन लैम्प, यहाँ पे लैम्प वर्ड यूज किया है, साथ में फुल ग्रोन, मतलब ये एक शीप है। शीप के बच्चे की बात यहाँ पे नहीं की है, शीप है पूरी। फ्रॉम द हिल्स दैट बाउंड द लैंडस्केप। अब वो जो हिल्स हैं जो कि उस लैंडस्केप में लैंडस्केप फॉर्म कर रहे हैं, वहां के हिल्स में किनारे से के ऊपर एक बैठा हुआ शीप है जो कि चिल्ला रहा है, वो ऑटम सीजन में सुनाई देता है। उसको भी क्या है कि ऑटम की ही आवाज है ये भी, ऐसा पोएट कहते हैं। हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट। हेज क्रिकेट, क्रिकेट भी जो होता है टिड्डा, ये भी म्यूजिक गाना गाता है, इसकी भी बड़ी तीखी सी आवाज होती है, ऑटम सीजन में ये भी बोलता है। तो और किसका म्यूजिक ऑटम सीजन में सुनाई देता है? हेज क्रिकेट का। सो द अदर म्यूजिकल साउंड ऑफ द क्रिकेट्स सिंगिंग इन द बुशेस इज ऑल्सो हर्ड। द रेड ब्रेस्ट whistles फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। इसके अलावा रेड ब्रेस्ट जो है वो विसिल करती है गार्डन क्रॉफ्ट से। गार्डन, एक छोटा सा जो गार्डन है उसमें से रेड ब्रेस्ट विसिल करती हुई सुनाई देती है ऑटम सीजन में। ये रेड ब्रेस्ट क्या है? देखो, एक पंछी होता है छोटा सा ना, स्पैरो होती है, जिसकी ब्रेस्ट रेड कलर की होती है। ठीक है, तो वो आगे से थोड़ी सी रेड होती है, इसलिए उसका नाम क्या है? रेड ब्रेस्ट। ये बर्ड है, ये विसिल करता हुआ आसानी से ऑटम सीजन में दिख जाता है कहीं गार्डन में बैठा हुआ। सो स्वीट नोट्स ऑफ द रेड ब्रेस्ट बर्ड फ्रॉम अ ट्री इन द गार्डन आर ऑल्सो हर्ड इन द ऑटम सीजन। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज। और गैदरिंग स्वेलोज, स्वेलो भी पंछी होते हैं, बर्ड होते हैं, ये ना एक्चुअली सी बर्ड होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं।
और ये जो बर्ड है ये विंटर्स में माइग्रेट करते हैं वार्मर रीजन्स में। ठीक है, तो ये गैदर होते हैं माइग्रेशन के लिए और ट्विटरिंग करते हैं स्काई में, क्योंकि जब ये बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो इनकी ट्विटरिंग की आवाज भी ऑटम सीजन में सुनाई देती है, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली हैं तो ये वार्मर रीजन्स में माइग्रेट कर जाते हैं। सो द swallows आर ट्विटरिंग इन द स्काई इन ऑर्डर टू माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स। द swallows आर गैदरिंग, तो ये गैदर होती हैं ताकि ये माइग्रेट कर सके। सभी इकट्ठे कहाँ जाते हैं, वार्मर रीजन्स में ये चले जाते हैं, क्योंकि अब आगे क्या है, सर्दियां आने वाली हैं। ठीक है, सो फुल एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी आपकी पोयम की। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई पॉइंट कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी है प्लीज ये भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेशन एंड मैं अपना ये जो काम है कंटिन्यू रखूंगी। सारा आपका सिलेबस इसमें कवर करा दूंगी विद ग्रामर, एंड और भी जो सब्जेक्ट्स आप चाहते हो कि मैं कराऊं यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।